नमस्कार, स्वागत आपका सीटीवी प्राइम में। विदेशी पूंजी निवेश को लेकर अगर रिटेल मार्केट की बात करें, लगातार बहस जारी है। सरकार को अंदर और बाहर दोनों तरफ विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। जाहिर सी बात है, विरोध भी होगा और समर्थन भी होगा, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई इससे भारत में कोई लाभ होने वाला है, रोजगार बढ़ने वाला है, या फिर नुकसान ही होने वाला है? आज हमारी चर्चा का विषय यही होगा। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और क्या है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट, और राजनीतिक हलकों में किस तरह की हलचल मची हुई है। संसद में विपक्ष और कैबिनेट में अपने कुछ सहयोगियों और यूपीए के दलों के विरोध के बावजूद मनमोहन सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% और मल्टी ब्रांड में 51% विदेशी निवेश को आखिरकार मंजूरी दे दी। किराना बाजार में विदेशी निवेश, मंत्रियों में नहीं एक राय, सहयोगी दल हुए नाराज, लेकिन फिर भी हुआ फैसला। रुपए की कमजोरी और मंदी की आहट से परेशान सरकार ने किराना बाजार में विदेशी निवेश को बुलाकर बड़ा दांव खेला है, मगर विपक्ष की तो छोड़िए, उसके अपनों को ही यह फैसला रास नहीं आ रहा। गुरुवार को ही कैबिनेट की जिस बैठक में इसका फैसला हुआ, उसके बारे में ये खबर आई कि मंत्रियों में ही इसे लेकर आम राय नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस ने शुरू से ही इस फैसले का विरोध करने का ऐलान किया था और पार्टी लाइन के मुताबिक रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने साफ कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला सभी दलों से राय मशविरा करने के बाद ही करना चाहिए। हमारा कहना यही है, जो बाहर हम कहते हैं, कैबिनेट की बात हम नहीं करते हैं, कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिसको फायदा होगा उससे तो चर्चा कर ली, मगर जिसको नुकसान हो सकता है उससे आपने चर्चा की कि नहीं। इसके अलावा डीएमके के कोटे से रसायन और उर्वरक मंत्री एमके अलागिरी ने भी विरोध के सुर बुलंद किए। विरोध का मुख्य मुद्दा देश के मौजूदा खुदरा कारोबार और कारोबारियों के तबाह होने की आशंका थी। कांग्रेस के अपने मंत्री जयराम रमेश भी इस वक्त ये फैसला लेने से सहमत नहीं बताए गए, लेकिन प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में था, लिहाजा इसे मंजूरी दे दी गई। इसके पीछे ये दलील दी जा रही है कि इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश आएगा। पूंजी निवेश एक क्षेत्र में होना है जिसमें बाहर से पैसा आए और लगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलाएंगे तो भारतीय सब उसको, और पूंजी निवेश होता है तो यहाँ भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, उसका फायदा मिलेगा। यूपीए 1 के वक्त भी रिटेल में एफडीआई लाने की सुगबुगाहट हुई थी, मगर तब वामपंथी दलों ने सरकार की बैसाखी खींचने की चेतावनी देकर इसे मंजूर नहीं होने दिया। मगर अब सरकार जानती है कि सहमति हो या नहीं, उसका कोई सहयोगी दल इस मुद्दे पर सरकार से अलग होने का जोखिम नहीं ले सकता। एफडीआई के मसले पर ऐसा नहीं कि सरकार के विरोध में विपक्ष और सहयोगी दल ही हैं, बल्कि सरकार के भीतर भी नाराजगी उठ रही है। जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर गठबंधन धर्म का क्या हुआ। कैमरामैन दिलीप मैटी के साथ सैयद मोजिज इमाम, सीएनबी न्यूज, दिल्ली। तो विरोध हो रहा है और लगातार खुद यूपीए के अंदर भी और विपक्षी पार्टियां तो जाहिर सी बात है विरोध इसका कर ही रही हैं। हालांकि आज ये जरूर कहा गया कि राज्य डिसाइड कर सकते हैं कि उनको इस मसले पर आखिर क्या करना है, क्या है इसके पॉइंट्स, उस पर विस्तार पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान दो स्टूडियो में मौजूद हैं। जेडी अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और उसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कृष्णबीर चौधरी, प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कृष्ण जी। सरकार ने ये ऐलान कर दिया, उनकी पार्टी में ही इसका विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसानों को इसका नुकसान होगा ही, साथ ही जो मजहूले कारोबारी हैं वो आखिर क्या करेंगे और वो कहाँ जाएंगे। उनका कारोबार में कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि ऑलमोस्ट खत्म की कगार पर आ जाएगा। आप क्या बात अपनी रखने वाले? जिस समय स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने की शुरुआत की थी, तो वो तो एक छोटे से वर्ग से संबंधित था, कुछ क्षेत्रों में किसानों से संबंधित था। कहा गया था कि 50 लाख लोगों को रोजगार 2005 मार्च तक मिलेगा। परिणाम आज ये है कि आज 2011 पूरा होने जा रहा है, मात्र 6,65,000 लोगों को रोजगार SEZ में हो पाया है, और उसके लिए जो कुर्बानी देश ने दी है, 1,74,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉसेस भारत को अब तक हो चुके हैं। ये CAG की रिपोर्ट कह रही है, सरकार जान रही है। तो वो तो एक छोटा वायदा था, आज स्थितियां दूसरी हैं। आज हिंदुस्तान का किसान एक तरफ है,
दूसरी तरफ 4 करोड़ से ज्यादा खुदरा व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, बाजारों की व्यवस्था है। आपने स्टेशनों पर आलू पूरी बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, दूध की बोतल बेचने वाले, पानी बेचने वालों को तो हटा दिया। वहां आपने मल्टीनेशनल्स के बड़े कैफेटेरिया खुलवा दिए। क्या स्टेशन पर जाने वाले यात्री को पीने का पानी और 10 रुपए में गरीब आदमी जो अपना रास्ते में खा लेता था, उससे आपने बंद कर दिया। उस गेट के अंदर घुस नहीं सकता। इस देश का 70% आदमी वो है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक समझा था। नरसिम्हा राव भी इस बात को जानते थे। सवाल इस बात का है कि सरकार में बैठे हुए लोग WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक 15, 16, 17 तारीख को जो जेनेवा में होने जा रही है, उसके लिए दूसरों के बाजार को पूर्ति करने के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को जो वहां वायदे करके आए हैं, देश को बेचा जा रहा है। ये गद्दारी है भारत के किसानों के साथ और भारत के उपभोक्ताओं के साथ। और खुला आरोप मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को बर्बाद करने का इतिहास ये दिख दिया। आपका एग्रेशन समझा जा सकता है चौधरी साहब। वापस लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का पक्ष क्या है। लेकिन रिटेल सेक्टर में FDI की मंजूरी के साथ ही विदेशी रिटेल चेन कंपनियों के लिए भारतीय बाजार पूरी तरह से खुल गया है। बताया जा रहा है कि कल इस मसले पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी में तीखी बहस हुई थी। दोनों के बीच नोकझोंक को रोकने के लिए 3 मंत्रियों ने बीच बचाव किया और रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को FDI से होने वाले फायदे को समझाने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद कहीं जाकर रेल मंत्री के तेवर कुछ नरम हुए और उसके बाद कैबिनेट ने मल्टी ब्रांड में 51% और सिंगल ब्रांड में 100% निवेश पर मुहर लगा दी है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे विषय को समझने की कोशिश जारी है, लेकिन रिपोर्ट से लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सरबजीत सिंह इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तीखी बहस की खबर थी, अभी हमने बताई सरबजीत दर्शकों को कि मंत्रियों के बीच में आपस में ही बहस हो गई। और जी देव हमारे साथ सैयद मौजूद जुड़े हुए हैं। क्षमा करें सैयद, क्या अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर ये मंजूरी मिल कैसे गई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं सरकार के लिए। सैयद देखिए, सरकार के जो 2 स्तंभ हैं या 2 सहयोगी हैं बड़े, DMK और तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे बिल का, पूरे फैसले का विरोध किया है FDI रिटेल में। और खासकर आनंद फानंद जिस तरह सरकार इसको लेके आई, साफ तौर पे है कि सरकार की मंशा कुछ और है। जिस हिसाब से सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, इश्यू डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है कि अब इशू FDI रिटेल में हो जाए और जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें प्राइस हाइस, करप्शन, इस सब पे बात ना होकर FDI पर पूरा फोकस चला जाए। तो ये सरकार की नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। लेकिन जहां तक FDI के रिटेल की बात है, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ऐसा नहीं कि दिनेश त्रिवेदी और प्रणब मुखर्जी के बीच ये तीखी नोकझोंक हुई, बल्कि सरकार के 2 मंत्री जो कांग्रेस के हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि वीरप्पा मोइली और जयराम रमेश ने भी FDI रिटेल खोलने का विरोध किया था। और आपको पता है इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे। हालांकि इकोनॉमिस्ट अलग अलग राय रखते हैं। सरकार का दावा है कि इसमें 3 साल में 5 से 6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, लेकिन जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और जो ऐसे लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई जाहिर सी बात है सैयद, इसीलिए विरोध जो है खुद पार्टी के, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पार्टी के जो मंत्री हैं वो खुद कर रहे हैं, उसके अलावा जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी इसका जमकर विरोध कर रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कृष्ण, आपसे हम बात कर रहे थे, अगर फिलहाल की हम यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो विरोध है वो बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी और ज़्यादा विरोध देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में सरकार ने आखिर इस तरह से अपने घुटने क्यों टेके हैं कि अगर इतना विरोध भी है उसके बावजूद भी वो हर हालत में इसको पास कराने के लिए मजबूर है या कराना चाहती है? क्योंकि विकसित देशों के अंदर रिसेशन हो रहा है, उनकी अपनी कंडीशन आर्थिक रूप से टूट गई है, बाजार की ताकतें अपने लिए बाजार चाहती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इसीलिए वॉलमार्ट, टेस्को, केयरफॉर को बाजार चाहिए। तो बाजार इसलिए खोला है सरकार ने, उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ये मौका सरकार ने दिया है। हकीकत ये है, भारत के किसान से और भारत के उपभोक्ता से और भारत के व्यापारी और दुकानदार से कोई वास्ता नहीं है। बहुत बड़ा झूठ और धोखा। आखिर वजह क्या है? वीरप्पा मोइली ने विरोध किया, गलत विरोध नहीं किया। जयराम रमेश ने विरोध किया, इसलिए विरोध किया है कि वो जानते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, देश के अंदर तोड़फोड़ होगी, बड़े पैमाने पर बवाल हो जाएंगे इस FDI के मामले में। क्या वाकई जेडी अग्रवाल साहब, अर्थशास्त्री जेडी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, जो बातें सामने आ रही हैं, चौधरी साहब ने जो कहा, इससे आप सहमत हैं कि नहीं?
क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ हुआ है? देखिए, रिटेल में एफडीआई का प्रश्न जब जब उठा है, इसके ऊपर मिली जुली प्रतिक्रिया आई है और ये स्वाभाविक भी है। ये मानना कि किसी भी डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन के लिए 100% सपोर्ट मिलेगी या क्रिटिसिज्म होगा, ये मुश्किल है। जहाँ तक सरकार की बात है, एक प्रश्न जो सरकार के सामने है, इस समय ग्लोबल मंदी के दौर में किस प्रकार से अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सके ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, अधिक से अधिक बिजनेस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। आपको लगता है कि सरकार के मैं अभी इसी बात पर आ रहा हूँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न सरकार के सामने है। जी। जब 8% की बात हम सोच रहे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एस्टिमेट करके 7.5% पर आए, और अब जिस प्रकार से यूरो जोन में और अरेबियन वर्ल्ड में पॉलिटिकल क्राइसिस है और यूरो जोन में फाइनेंशियल क्राइसिस जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से दुनिया भर में छंटनी हो रही है, उस समय हमारे सामने ये प्रश्न है कि किस प्रकार से हम अपने लोगों की वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। जी, उसके लिए ज़रूरी है कि हम 7.5% अगर ग्रोथ मेंटेन कर सके और किसी भी दिशा में 7% से कम हमारी ग्रोथ ना हो, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और जो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय कृषि के रूप में है, जो कि ये शायद मेरी बात को सपोर्ट करेंगे, वो ये है कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। हमारे पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, अर्थात जो बैक एंड फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी होनी चाहिए भारतवर्ष देश में, वो उतनी नहीं है। इस पर्टिकुलर जो स्कीम लाई गई है उसके अंदर बैक एंड की बात की है कि अगर आप $100 मिलियन लाने की बात कर रहे हैं तो $50 मिलियन बैक एंड फैसिलिटीज में आपको इन्वेस्ट करना होगा। एक बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि पॉपुलेशन उसी टाउन्स में ये इस चीज को परमिट किया जाएगा जहां पर ये ऐसा होगा। तीसरी चीज ये है कि इससे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है उस समय पर जहां छंटनी हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल है कि जो लोग खुद अपना व्यापार करते हैं, क्या वाकई में जो उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी उसी बात पर आ रहा था। तो चलिए इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और अपने इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की जा रही है, साथ में जो व्यापार अपना खुद का करते हैं, क्या वाकई में उन्हें उस तरह की जॉब्स दी जाएंगी? हमारी चर्चा जारी रहेगी, जल्द लौटते हैं।